हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और चूँकि हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, अपलोडेड है। कुछ वीडियोस अभी अपलोड होने बाकी हैं, तो आप निश्चित रूप से उसको देखिए। कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर ग्रुप में हमें सूचित करिए, लिखिए, मैं तत्काल उसका समाधान करूंगा। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार ने कहा था कि हिंदुस्तान में 5000 वर्ष से सभ्यता तो चल रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई उसमें तब्दीली नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है। मतलब हिंदुस्तानी समाज अनचेंजिंग समाज रहा है, सोसाइटी रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा अंग्रेज इतिहासकारों ने बताया जब हमारा देश गुलाम था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अभी हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से प्राचीन भारत में हमारे देश के समाज में क्या क्या बदलाव हुए। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, जो ब्रिटिश पीरियड के कोटरमिनस है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो खैर वो तो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। आज हमारा जो मेन फोकस है वो है कि प्राचीन भारत के समय हिंदुस्तानी समाज में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो मैंने पहले के वीडियो में आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारे और चारकोलिथिक, ये पीरियड के बारे में अलग अलग वीडियो अपलोड किए हैं। आपने क्लास भी किया, आप ज़रूर उसको देखिए। तो आज जो हमने जो उसको डिवीज़न किया है वो कितने भाग में किया है। पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक, चौथा है चालकोलिथिक, पांचवा है ब्रॉन्ज एज कल्चर, जिसको कि हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। उसके बाद में छठा है आयरन एज, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमारे देश में शुरू होता है और जिसको एज ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं पोस्ट वैदिक एज, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद का पीरियड है, 300 BC तक। और उसके बाद में राइज ऑफ मौर्जन डायनेस्टी की उत्पत्ति होती है, तो उसका हमने अलग से लिया है मौर्जन पीरियड। और उसके बाद में मौर्जन पीरियड जो है वो 185 BC में समाप्त हो गया था। और उसके बाद में हमारे देश में नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में गुप्ता पीरियड या गुप्ता डायनेस्टी का उदय हुआ था, जो 550 AD तक चला था। हालांकि उसके जो डिक्लाइन है वो करीब 50-60 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन हम उसको 550 AD तक मानते हैं। और उसके बाद में, और इस पीरियड को प्रोटो फ्यूडलिज्म पीरियड भी कहते हैं, प्रोटो फ्यूडल फेज ये भी कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट जो हमारा जो फेज है एंशिएंट इंडिया का, वो है पोस्ट गुप्ता पीरियड, मतलब राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया, भारत में सामंतवाद का उदय। इस पर हमने टॉपिक, इस पर हमने बताया भी है, और उसके जो वीडियो हैं वो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो इस तरह से मैंने पूरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को बाइफरकेट किया है, ताकि आसानी से हम जान सकें कि कब कब क्या क्या समाज में बदलाव हुए हैं। तो चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान में जो पैलियोलिथिक मतलब स्टोन एज, या हिंदी में बोलेंगे पत्थर का युग। अब इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया था, तो इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम टोटल सिर्फ और सिर्फ सामाजिक जीवन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो पीरियड है वो बहुत लंबा है। और चूँकि हमने बहुत सारे टॉपिक पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसके अलावा जो वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड पर भी मैंने
5 वीडियो जो है यूट्यूब पर डाले हुए हैं। तो मॉडर्न पॉलिटी के बारे में भी मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं, गुप्ता पीरियड पर 2 वीडियो डाले हुए हैं, फ्यूडलिज्म पर भी, और उसके बाद में चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी के बारे में भी अभी हमने आपको पढ़ाया, उसके भी वीडियो डलेंगे 1-2 दिन में। तो इस तरह से संगम पॉलिटी के बारे में भी मैंने बताया। अभी जो इसका जो बाइफर्केशन कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि ये नॉर्दर्न इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है, माने उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में है। हम दक्षिण भारत को नहीं लिए हैं क्योंकि उससे फिर कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो हमने सिस्टमेटिक ढंग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सेट किया है। अब आप देखिए कि पैलियोलिथिक एज की जो शुरुआत होती है हमारे देश में, माने स्टोन एज की, वो कहाँ से होती है? 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व से होती है, जो मैंने पहले बताया। और पैलियोलिथिक एज को ही 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं। पहले लोअर पैलियोलिथिक, जिसका पीरियड है 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक। उसके बाद में मिडिल पैलियोलिथिक एज जो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक, और अपर पैलियोलिथिक एज जो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का पीरियड है। इसमें दोस्तों हम क्या पाते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि इस पीरियड के लोग जो थे वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग का काम करते थे, वनोपज को चुन करके खाते थे, सिंपल हिंदी में। तो हंटिंग मतलब शिकार करते थे, और यही इनके जीविकोपार्जन का साधन था। एक जगह से दूसरे जगह वो घूमते थे, गुफा में, कंदराओं में रहते थे। अभी अगर आप पंचमढ़ी चले जाएं, जिसको कि पांडव का गुफा लोग बताते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे गुफा मिलेंगे। ये आदि मानव के गुफा हैं जहां पर को वो रहते थे, बरसात से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए वो वहां रहते थे। और एक जगह से दूसरे जगह इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन के तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे। मतलब दे अडॉप्टेड द नॉर्म्स ऑफ पेस्टोरल, मतलब उनको पेस्टोरल कह सकते हैं। तो लेकिन इसी पीरियड में हम क्या देखते हैं, भीमबेटका में, जो भोपाल से करीब 35 किलोमीटर दूर होशंगाबाद रोड पर है, कि करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे कंदराओं पर उनके द्वारा जंगली जानवरों के चित्रण भी किए गए हैं। इसके बारे में हमने डिटेल रूप से व्याख्या प्रस्तुत किया है हमने अपने पूर्व वीडियो में। अब इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि देयर इज नो सोशल फॉर्मेशन एमॉन्ग पैलियोलिथिक पीपुल, चाहे वो लोअर पैलियोलिथिक हों या मिडिल हों या अपर पैलियोलिथिक पीरियड के लोग हों, सोशल फॉर्मेशन किसी प्रकार से नहीं हुआ था। माने सामाजिक जो संगठन होता है, हिंदी में कहेंगे, उसमें कोई उसकी रचना नहीं हुई थी। अब इसके बाद में जो दूसरा फेज आता है, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, वो है मेसोलिथिक फेज। वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक ये चलता है। एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे फेज जो हैं वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि साहब मेसोलिथिक तो आपने कहा 10,000 से लेकर 4,000 BC, और फिर आपने जो नियोलिथिक फेज है वो 6,000 BC से 1,000 BC कहा, तो उसके भी बारे में अभी आपको बताएंगे वो ओवरलैपिंग क्यों हो रहा है। तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं मध्य पाषाण युग। पहले को बोलेंगे पाषाण युग और पैलियोलिथिक को, और नीचे मेसोलिथिक को बोलेंगे मध्य पाषाण युग। अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि मैंने आप पूर्व के वीडियो में बताया था कि मेसोलिथिक पीपुल क्या करते, माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल करते थे। मैंने छोटे छोटे जो स्टोन के टुकड़े होते थे उसको वो औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। दैट इज कॉल्ड ए स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन इज कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, ए स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन। अब इस पीरियड में हम क्या देखते हैं, इस पीरियड में हम ये देखते हैं कि मेसोलिथिक पीपुल छोटे छोटे बैंड में, बैंड मतलब एक ग्रुप ऑफ 25 पीपुल, 30 पीपुल, 40 पीपुल, 40, 25, 20 के समूह में वो रहने लगे। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बैंड, समूह, छोटे समूह को बैंड बोलते हैं। वो रहने लगे और इसी पीरियड में उन्होंने जानवरों को पालना
पालतू बनाना सीखा, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड था वो अभी उतना हाई नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया? डॉग को। तो यहाँ उन्होंने किया, और इसमें एक जो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि मैं आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटल सोशल फॉर्मेशन पर केंद्रित है, तो इसीलिए मैं ये बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए मैं इसी पर कंसंट्रेट करूंगा कि मेसोलिथिक पीरियड के लोग जो है ना स्मॉल बैंड पर के रूप में छोटे छोटे समूह में रहने लगे, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि उन्होंने दूसरे बैंड में जो दूसरे समूह थे 25, 30, 40 लोगों के, उनमें अपनी लड़की को शादी करना शुरू किया, मतलब अदर देन हिज ऑन बैंड। और दोस्तों इसी से हिंदुस्तान में क्लान की उत्पत्ति हुई, और ये क्लान जो है वो हो गया एक्सोगेमस, जिसके बारे में सोशियोलॉजी क्लास में हम आपको बता चुके हैं। दोज पर्सन्स ऑफ द क्लान दे विल मैरी आउटसाइड देयर ओन क्लान इज कॉल्ड एक्सोगेमस। क्लान हमेशा एक्सोगेमस होता है, क्यों? कि वो अपने क्लान के अंदर में शादी नहीं कर सकता है। कास्ट इंडोगेमस है, कास्ट में, जाति में, जब मैंने ऐसे बताया कि वो इंडोगेमस है, मतलब उस कास्ट में एक कास्ट के आदमी उसी कास्ट में लड़की से शादी करता है, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर क्लान का एक ही क्लान मतलब पर्सन हु हैव कॉमन डिसेंट, जिसका कि जो एक ही व्यक्ति से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, डिसेंट, कॉमन डिसेंट, तो उसको बोलते हैं, और उससे जो समूह पैदा हुआ उसको बोलते हैं क्लान। खैर, तो इसमें क्लान, इससे बैंड से क्लान की उत्पत्ति मेसोलिथिक पीरियड में होना शुरू हुआ। अब हम नहीं जानते हैं कि ऐसा सोशल फॉर्मेशन उन्होंने क्यों किया। हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे मैंने आपको चालकोलिथिक पीरियड जो अभी हम बताएंगे उसमें हमने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चों के बुरियल्स जो है कब्रगाह हमें मिले हैं, जोरवे में, इमाम गांव में। हमारा वो लेक्चर देखिए चालकोलिथिक पीरियड का। तो उससे चूँकि मनुष्य में हमेशा कॉमन सेंस रहा है, उस समय तो जेनेटिक विज्ञान नहीं था, तो उन्होंने सोचा होगा कि चूँकि इसमें जो बच्चों के मोर्टेलिटी रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अदर देन बैंड में शादी करना प्रारंभ किया। तो इससे दोस्तों क्लान की उत्पत्ति हुई, माने इट वाज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर द सोशल फॉर्मेशन। और इसको हम कह सकते हैं मेसोलिथिक पीरियड में कि मनुष्य जो है सोशल फॉर्मेशन की दिशा में अपना एक कदम बढ़ाया। नियोलिथिक पीरियड में इसके बाद में जो पीरियड है वो 6000 बीसी से 1000 बीसी का पीरियड है नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण युग। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपने मेसोलिथिक पीरियड का तो बताया 10,000 से लेके 4,000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व, उसके बाद में आप 6,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व के बीच का पीरियड जो आप बता रहे हैं वो नियोलिथिक पीरियड बता रहे हैं। ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो सोशल डेवलपमेंट हुए हैं, वो समान नहीं हुए हैं। अगर आप चालकोलिथिक पीरियड का जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, चालकोलिथिक मतलब कोपर स्टोन युग, उसमें हम क्या बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो फार साउथ जिसको कहते हैं, वहाँ पर चालकोलिथिक फेज 700 ईसा पूर्व तक भी गया है, और नियोलिथिक फेज से सीधे जो है वो चालकोलिथिक पीरियड में कन्वर्ज हो गया। और उसके बाद में मेगालिथिक फेज, जिसके बारे में हम संगम पॉलिटी में आपको बताए हैं। मेगालिथिक मतलब दोज पर्सन्स हु हैव बीन यूजिंग आयरन ऑन द लार्ज स्केल। खैर, तो इसीलिए ओवरलैपिंग हो रहा है। तो हमारे देश में जो नियोलिथिक फेज है वो शुरू होता है 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और यहाँ पर जो नियोलिथिक, जो नवपाषाण युग में सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट है उसको जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, वो है मेहरगढ़। ये दोस्तों कहाँ है? बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ मनुष्य जो है वो सबसे पहले सेट लाइफ, माने जो अभी तक वो पेस्टोरल लाइफ जी रहे थे, घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब वो क्या हुआ, एक जगह वो सेटल हो गए, अस्थाई निवास होने लगा।
भी छोटे छोटे विलेज का निर्माण होने लगा। उन्होंने फार्मिंग करना सीख लिया था। हालांकि फार्मिंग जो था, खेती करना था, वो बहुत ही सबसिस्टेंस लेवल पर था। देयर वाज नो सो मच सरप्लस, लेकिन उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। उसके बाद में वो खेती करना सीख गए थे। उसके बाद में उन्होंने आग जलाना या आग का उपयोग करना सीखा, और जिसके कारण से अब इस पीरियड में वो खाना को रोस्ट करके, उसको पका करके खाने लगे। तो रोस्टिंग, जैसे फ्लेश मतलब मटन वगैरह को खाने में पहले तो कच्चा खाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने आग का सहारा लेकर के उसको रोस्ट करना प्रारंभ किया। और इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि एक इगैलिटेरियन समाज की स्थापना हुई। अब दोस्तों इगैलिटेरियन समाज का मतलब क्या होता है? समता मूलक समाज, जिसमें कि ऊंचे नीचे का ज़्यादा भेद नहीं है। रैंक का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्लासेस का निर्माण नहीं हुआ था। ये ध्यान रखिए आप। तो ये हमारे सोशल लाइफ में, सोशल डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन का काम किया नियोलिथिक पीरियड में। इसके बाद में चालकोलिथिक पीरियड में, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे जोरवे का महाराष्ट्र में साइट, इमाम गांव, ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं चालकोलिथिक पीरियड से, वहां पर हमें क्या पाते हैं? हम दो चीज पाते हैं। एक कि चालकोलिथिक पीरियड के लोगों ने जगह जगह गांव बसाना शुरू किया। जहां भी उन्हें पानी का स्रोत मिला, वहां पर नदी के किनारे या फुटहिल में उन्होंने वहां पर वो रहने लगे। और इस तरह से हिंदुस्तान में विलेज का, माने ग्रामीण गांव की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से जो अभी तक चलती आ रही है, और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है ना गांव का देश है। तो हम इस पीरियड में क्या देखते हैं कि बुरियल, मतलब उस जमाने के लोग अपने जो डेड बॉडी है उसको वो जलाते नहीं थे, मतलब बुरियल का काम करते, उसको दफनाते थे। अब हम वहां पर क्या देखते हैं कि जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि डेक्कान में चालकोलिथिक पीरियड के लोग डेड बॉडी को उत्तर दिशा में, माने सर उत्तर और पैर दक्षिण, जो आज तक हिंदुस्तान में चल रहा है हिंदुओं में, और दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण में ईस्ट और वेस्ट दिशा में डेड बॉडी को रखते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि डेड बॉडी के साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी रखा जाता था। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये समझते थे कि जिस तरह से मनुष्य को जीवन काल में बहुत सारे जरूरी सामानों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मरने के बाद भी उसे आवश्यकता होती है। मतलब कहने का आशय है कि लाइफ आफ्टर डेथ, ये कंसेप्ट उनमें डेवलप हो गया था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, माने समाज के वर्गीकरण के लिए हम क्या देखते हैं कि बुरियल में भी डिफरेंसेज है। मतलब बहुत सारे बुरियल ऐसे हैं जिसमें कि बहुत सारे सामान रखे गए हैं। हो सकता है कि जो कुछ लोग रिच हों, धनाढ़ हों, उनके उपयोग के लिए, माने लाइफ आफ्टर जीवन, माने मृत्यु के बाद दूसरे जीवन में जो उपयोग आएगा, जो उनकी धारणा थी, जैसे ये धारणा कोई उन्हीं की नहीं थी, बल्कि मिस्र में, बेबीलोन में और विश्व के बहुत सारे सभ्यता में, उस पीरियड में, प्राचीन सभ्यता में लोगों की धारणा थी लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि बुरियल्स में भी डिफरेंसेज हैं। कुछ जो ऐसे बुरियल्स हैं जो बड़ा सामान्य है, कुछ थोड़े ही सामान है उसमें, लेकिन कुछ ऐसे बुरियल्स हैं जिसमें बहुत सारे सामान है, ज्वेलरी भी रखे गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि सोसाइटी में स्तरीकरण हो गया। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है कि जैसे विलेज में, जैसे अभी इमाम गांव में या जोरवे में जो खुदाई किया गया है, उसे क्या हम पाते हैं कि बहुत सारे जो घर हैं वो क्या हैं, जिसमें कि 7-8 कमरे हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकांश घर ऐसे हैं जिसमें कि 1 या 2 ही कमरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो है रिच हो गए हैं और कुछ लोग पुअर रह गए। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन समाज में चालकोलिथिक पीरियड में, जिसको कि कॉपर स्टोन एज कहते हैं, यहाँ शुरू हो गया था। तो स्ट्रेटिफिकेशन मैंने जिसको कहेंगे वर्गीकरण ऑफ सोसाइटी, समाज में वर्गीकरण शुरू हो गया। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, AJIS एकेडमी इंदौर टाइप करें उस पर, और
हमारा वीडियो देखें, उसमें आपको चालकोलिथिक पीरियड के बारे में डिटेल व्याख्या मिल जाएगा। और इसके अलावा एक दूसरा भी वीडियो है, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया, जिसमें कि पैलियोलिथिक से लेके ब्रॉन्ज एज कल्चर तक के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो दोस्तों अगला फेज हमारे देश में आता है वो क्या है, ब्रॉन्ज एज कल्चर या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिसको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम सामाजिक जीवन में क्या देखते हैं, चूँकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इनका जो स्क्रिप्ट है अभी तक इतिहासकार या आर्कोलॉजिस्ट इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर या उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना क्या था। लेकिन बहुत सारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनका मानना यह है कि हड़प्पा में जो गवर्नमेंट था, माने शासन व्यवस्था था, वो एक मर्चेंट क्लास के द्वारा वहाँ शासन व्यवस्था प्रचलित था, मर्चेंट क्लास। द हड़प्पन पीपुल्स वर गवर्न्ड बाय मर्चेंट क्लास। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि बेबीलोन से, इजिप्ट से उनका जो व्यापार होता था और सामानों का आदान प्रदान होता था, और जिस तरह से, और उनका दूसरा भी इम्पोर्टेंट जो इन्फरेंस है, जो अनुमान है, वो है कि वहाँ की जो व्यवस्था थी वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में और विभिन्न जो इम्पोर्टेंट साइट हैं वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। उसका रीज़न ये है कि जैसे आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार से उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम लागू किया था, जिस प्रकार से सिटी का निर्माण किया था, शहर का विकास किया था, जिस तरह से अर्बनाइजेशन किया था, हालांकि सिटी का विकास तो बेबीलोन में और इजिप्ट में भी हुआ था, लेकिन जिस नफासत से, जिस ग्रिड प्रणाली के आधार पर उन्होंने रोड बनाया और 90 डिग्री के एंगल पर रोड को, एक रोड दूसरे को काटता था, दैट इज कॉल्ड ग्रिड सिस्टम। तो जिस माइन्यूटली से उन्होंने शहर को बसाया, उसके आधार पर, और नाली की व्यवस्था किया, हर घर में कुएं की व्यवस्था किया, और इसके अलावा राइचुअल्स के लिए हम मोहनजोदड़ो में क्या पाते हैं, ग्रेट बाथ भी पाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का, कि हड़प्पा में एक मर्चेंट क्लास के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित किया जाता था, और वहाँ पर जो मर्चेंट क्लास था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास था, क्योंकि जिस स्तर पर वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, गुजरात, महाराष्ट्र और बेबीलोन और इसके अलावा इजिप्ट, उन लोगों से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, और बहुत सारे स्टोन्स, जो प्रीशियस स्टोन्स थे, वो उसका उपयोग हड़प्पन लोगों के द्वारा किया जाना पाया गया है। तो इस प्रकार से उनका अनुमान है कि हड़प्पा में बहुत ज़बरदस्त व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था, और इसी कारण से ये सभ्यता बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया, पल्लवित और पुष्पित हुआ। तो अनुमान है कि मर्चेंट क्लास, माने व्यापारी वर्ग के द्वारा हड़प्पा में शासन प्रशासन चलाए जाते थे, और उनका जो स्थान था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान था। दूसरा, इतिहासकारों का यह भी कहना है कि हड़प्पा में भी प्रिस्टली क्लास, दूसरा जो वर्ग था वो प्रिस्टली क्लास था। दोस्तों, प्रिस्टली क्लास क्यों? कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ग्रेट बाथ का वहाँ पर हमें मौजूद मिला है, और बहुत सारे राइचुअल्स हड़प्पन्स के द्वारा किए जाते थे, तो उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर एक जो पुरोहित क्लास है, जो एक प्रिस्ट क्लास है, वो भी मौजूद होगा। और तीसरा जो था वो था जनरल पीपुल, आम जनता। आम जनता, तो इस तरह से तीन क्लास था हड़प्पा में।
हालांकि ये सारे जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि हम उनके जो सील्स हैं, जो स्क्रिप्ट हैं, जो सील्स पर लिखे गए हैं, उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो हमें जो जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा में 3 इंपॉर्टेंट क्लास था। पहला मर्चेंट क्लास, दूसरा प्रिस्टली क्लास और तीसरा आम जनता, जनरल पीपुल। इसका एक अनुमान और लगाया जा सकता है, वो क्या है कि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत इसलिए हुआ क्योंकि आर्यन्स ने उन पर अटैक किया, और आर्यन्स के आक्रमण करने के कारण से, उनके आर्यन्स के द्वारा हड़प्पन लोगों को हरा देने के कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ या पतन हुआ। और जो उसके लिए वो हड़प्पा के जो सिमेट्री एच है, जहाँ पर कि कुछ जो स्केलेटन हैं उस पर जो इंजुरी मार्क्स है, जो कट मार्क्स है, उसको वो एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। इसके बारे में हमारा वीडियो आप जरूर देखिए डिटेल में। तो एक जो स्ट्रेटिफिकेशन का दूसरा जो नमूना मिलता है वो क्या है, यदि आप हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पश्चिमी साइड जो है शहर का जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो वेस्ट वाला जो पार्ट है, यदि आप ग्रिड का निर्माण करेंगे, मान लीजिए रोड ये जाती है और ये जाती है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो शहर का निर्माण ऐसे ही हुआ है। जो मेन रोड है वो ये मेन रोड है, ये भी मेन रोड है, ये दोनों एक दूसरे को जो है 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, ठीक है। अब इसमें जो वेस्ट वाला इलाका है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, सॉरी, तो जो वेस्ट साइड में हम क्या देखते हैं, सिटाडेल, दुर्ग। सिटाडेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, फोर्ट, अंग्रेजी में दूसरा भी वर्ड है फोर्ट और या दुर्ग, आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी फोर्ट और यहाँ पर भी फोर्ट का निर्माण किया गया है, मतलब सिटाडेल का निर्माण किया, मैंने हाई पेडेस्टल पर इसको रखा गया है। और इतिहासकारों का कहना यह है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस थे या घर जो बने हैं वो अभिजात वर्ग के लिए थे। अब जो निचले जो स्थान है, ये तो हाई पेडेस्टल पर है पूरा शहर, लेकिन जो निचला जो लोअर देन दैट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जो लोअर एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे घर, छोटे छोटे घर के अवशेष हमें आर्कियोलॉजी में, खुदाई में मिले हैं, एक्सकैवेशन के दौरान मिले हैं। इससे पता चलता है कि जो अभिजात वर्ग थे वो सिटाडेल पर रहते थे, दुर्ग में रहते थे। जैसे बाद के महाराजा लोग हिंदुस्तान में दुर्ग में रहने लगे, फोर्ट में रहने लगे। आप हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों में आप जाइए, जैसे आप ग्वालियर में जाइए या अभी इंदौर में राजवाड़े पर जाइए, कहीं भी जाइए तो राजा या रानी कहाँ रहती थी पहले, दुर्ग के अंदर में जो बने हुए घर थे उसमें रहते थे। तो इंडस वैली में भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी जो है ना सिटाडेल, जिसको कि फोर्ट कहते हैं, वहाँ पर अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। और जो शहर का जो निचला हिस्सा होता था, लोअर एरिया, वहाँ पर आम जनता रहती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ भी 2 क्लास, मतलब अभिजात वर्ग और दूसरा आम जनता, साधारण आदमी। इस सामाजिक संरचना में, सोशल फॉर्मेशन में हम 2 क्लास, महत्वपूर्ण क्लास देखते हैं। तो इस तरह से जो अभिजात वर्ग के लोग थे, हो सकते हैं मर्चेंट क्लास के लोग हों, क्योंकि इंडस पीरियड के दौरान या हड़प्पा कल्चर के दौरान हम जिस तरह से उनका वाणिज्य व्यवसाय होता था और जो जिस तरह से उन्होंने अपने बहुत सारे जो प्रीशियस या बहुमूल्य धातु या सेमी प्रीशियस धातु का इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत सारे धातु तो वहाँ मेटल्स तो मिलते नहीं हैं। तो उन्होंने, जैसे मैंने जगह बताया कि सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से और महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से और इसके अलावा बेबीलोन, मिस्र, इन सब एरिया से जो वो इन बहुमूल्य धातुओं को लाते थे और उसका वो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने के लिए उपयोग करते थे, क्योंकि
हम जो हमारे पास में जो महिलाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो ज्वेलरी जो उनके द्वारा उपयोग किया जाता था, गहनों का इस्तेमाल होता था, उन गहनों में क्या क्या स्टोन्स का उपयोग किया था, इसकी जानकारी हमें है, उस आधार पर हम बता रहे हैं। अब दोस्तों अगला जो फेज है वो है ऋग्वेदिक फेज। ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड फेज दोनों को मिला करके हम उसको बोलते हैं वैदिक फेज या वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड का जो पीरियड है उसका है पीरियड 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, और दूसरा है लेटर वैदिक फेज पीरियड। इसका पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 600 बीसी। लेटर वैदिक पीरियड में, अभी ऋग्वेदिक पीरियड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड के दौरान ही ऋग्वेद की रचना हुई है। और लेटर वैदिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पीरियड के दौरान 3 वेद की रचना हुई है। पहला सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद को कलेक्टिवली लेटर वैदिक फेज कहते हैं। तो अभी हम बारी बारी से इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, और अगर दोनों को मिला दें तो इसको बोलते हैं वैदिक पीरियड। माने ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड को, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में जो 1500 बीसी से, इस पीरियड में सामाजिक संरचना क्या हुआ, जैसा कि बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि ये जो ऋग्वेदिक पीपुल जो लोग थे, ये आर्यंस थे और ये सेंट्रल एशिया से आए थे, समवेयर अराउंड एशिया माइनर, मतलब आज की तारीख में जो टर्की है उसके ऊपरी अपलैंड इलाका जिसको कि एशिया माइनर कहते हैं, वहाँ से ये होर्ड्स मैंने झुंड में रवाना हुए। एक झुंड जो है वो पश्चिम की तरफ गया, मतलब जर्मनी की तरफ गया, और दूसरा झुंड पूरब की तरफ निकला, और उसके बाद में उसका 2 डिवीजन हुआ पूरब वाले झुंड का। उसका एक जो हिस्सा था वो ईरान, आज की तारीख में ईरान, पहले के ज़माने में पर्सिया कहा जाता था, वहाँ गया, और दूसरा झुंड जो है वो हिंदुस्तान में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर या पश्चिमोत्तर प्रांत जो आजकल और अफगानिस्तान, उस इलाके से खैबर पास, बोलान पास, इस पास से हिंदुस्तान में आया, और उन्होंने अपना जो एरिया था उसको बोलते थे सप्त सिंधु का इलाका। मैंने सिंधु नदी और उसकी जो 6 सहायक नदियां थीं उसको बोलते हैं सप्त सिंधु का इलाका, जो अभी हिंदुस्तान के में बहुत कम हिस्से रह गए हैं, अधिकांश हिस्सा अभी पाकिस्तान में है। तो इन इलाकों को सप्त सिंधु के इलाके में सबसे पहले ऋग्वेदिक पीपुल आए, और उन्होंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो जिसका कि मेन सेंटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, जैसे कि आप जानते हैं, तो यहाँ के लोगों से उनकी युद्ध हुआ। चूँकि ऋग्वेदिक पीपुल हॉर्स का इस्तेमाल करना जानते थे, घोड़े का इस्तेमाल करना जानते थे, और वो युद्ध कला में भी पारंगत थे, और चूँकि हड़प्पन लोग शांत प्रिय थे, एक उनका जो शासन व्यवस्था था वो व्यापारी वर्ग, कमर्शियल क्लास चला रहा था, उनकी दिलचस्पी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार व्यवसाय में थी, वाणिज्य व्यवसाय में थी, तो वो युद्ध कला में उतने पारंगत नहीं थे, और उसके कारण से आर्यंस ने उन्हें हराया। और इसके बाद आर्यंस ने सब सिंधु इलाके में वहाँ पर उन्होंने एकाधिकार कर लिया। लेटर वैदिक पीरियड में जब 3 वेद और रचना हुई, उसमें वो ईस्टवार्ड की ओर गए, मानो पूरब की तरफ, जो आज की तारीख में पूर्वी पंजाब है, हरियाणा है, और पश्चिमी यूरोप का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ तक उनका विस्तार हुआ। तो इसके बारे में बहुत दोस्तों हमारा डिटेल वीडियो है, 5 वीडियो हैं वैदिक पीरियड के बारे में, उसके बारे में आप ज़रूर देखें, और उससे आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी।
अभी हम जो ऋग्वेदिक पीरियड में क्या देखते हैं दोस्तों कि किनशिप जो है वो सोशल स्ट्रक्चर का, सामाजिक ढांचा का आधारभूत स्तंभ है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेदिक पीपुल जो थे वो ट्राइबल पीपुल थे, पेस्टोरल पीपुल थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, घुमंतु थे, कोई सेट लाइफ उनका नहीं हुआ था। और उनका जो सामाजिक जो संरचना था वो क्या था, वो किनशिप पर आधारित था। और इसका जो बड़ा रूप था वो था विष, और बहुत सारे विष मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे, माने ग्राम माने विलेज। और जब एक ग्राम दूसरे ग्राम के साथ में लड़ाई करता था तो उसको बोलते थे संग्राम। आजकल भी संग्राम कहा जाता है, बहुत सारे ये वर्ड जो है अभी भी प्रचलित है, संग्राम। संग्राम मतलब युद्ध। एक्चुअली में जब एक ग्राम मतलब एक विलेज के लोग दूसरे विलेज के साथ में लड़ाई करते थे तो उसको बोलते थे संग्राम। तो किनशिप जो है, किनशिप मतलब जैसा मैंने सोशियोलॉजी क्लास में कहा था, पीपुल हु हैव कॉमन डिसेंट, जो एक ही व्यक्ति के संतान होते हैं उसको बोलते हैं किनशिप। और इसी से क्लान की उत्पत्ति भी हुई है। तो अब दोस्तों हम क्या देखते हैं इस पीरियड में? इस पीरियड में हम देखते हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ऋग्वेदिक पीपुल के लोगों के द्वारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की अवधारणा था, संयुक्त परिवार। और परिवार का जो मुखिया होता था उसके नीचे 30-40 लोगों के सदस्य होते थे उसके परिवार में, और जो मुखिया होता था वही निर्णय लेता था। तो इस तरह से समाज का जो आधार था वो था पहला किनशिप, दूसरा विष मतलब उससे बड़ा रूप, और उसके बाद में ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार। ये तीन। और धीरे धीरे चूंकि ऋग्वेदिक पीपुल छोटे छोटे गांव में भी रहने लगे, हालांकि वो गांव में अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, तो इस कारण से उनमें आपस में झगड़े होते थे और उस झगड़े को बोलते थे संग्राम। इस पीरियड में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस स्थिति में महिला और पुरुष दोनों समान थे। मैन एंड वीमेन दोनों समान थे, और दोनों को शिक्षा दीक्षा का उतना ही अधिकार था जितना पुरुष को था। मतलब लड़कियां और लड़के दोनों बराबरी के दर्जे में थे, किसी प्रकार का कोई पर्दा सिस्टम नहीं था। शिक्षा दीक्षा भी उनका बराबरी रूप में होता था। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऋग्वेदिक ऋचा वो महिलाओं ने रचना किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी थी। इस पीरियड में हम क्या देखते हैं दोस्तों कि मैरिज सिस्टम, जो मैंने सोशियोलॉजी क्लास में आपको बताया, मैरिज सिस्टम में विवाह पद्धति, मैरिज सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया था। और इसके अलावा इस पीरियड में हम ये भी देखते हैं कि विडो रीमैरिज या नियोग, आजकल नियोग तो नहीं चल रहा है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेविरेट, ये भी प्रचलन में था। मतलब अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, विडो हो जाती थी तो उसको, जो बाद के वर्षों में हमने बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान का समाज कठोर हो गया था, और ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 में अंग्रेज सरकार को मजबूर किया कि विडो रीमैरिज एक्ट पास किया जाए। लेकिन यदि हम ऋग्वेदिक पीरियड में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस ज़माने में अगर कोई महिला विडो हो जाती थी, मेरे हस्बैंड उसके एक्सपायर हो जाते थे, तो उस स्थिति में दूसरी शादी कर सकती थी। दूसरा लेविरेट, अगर किसी व्यक्ति को या कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है या कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उस स्थिति में क्या होता था कि उसके जो देवर से उसकी शादी करा दी जाती थी महिला की, तो उसको बोलते थे नियोग या अंग्रेजी में लेविरेट। इस पीरियड में उपनयन संस्कार, उपनयन मतलब यज्ञोपवीत संस्कार, ये संस्कार भी शुरू हो गया था। और ये संस्कार 3 जो ऊपर के जो
वर्ण थे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था और इसी कारण से इन्हें तीनों वर्ण को द्विज कहा जाता था, DW द्विज। लेकिन ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक पीरियड में अभी वर्णों का क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ था, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। वर्ण मतलब होता है कलर। चूंकि आर्यंस जो थे वो गौर वर्ण के थे, व्हाइट कलर के थे, तो जो नॉन व्हाइट थे उनको जो है ना आम जनता, मतलब शूद्र या बैकवर्ड क्लासेज या जो भी कह सकते हैं, वो अभी वर्ण व्यवस्था के हिस्सा नहीं बने थे। तो अभी जो है वर्ण सिस्टम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था और इसीलिए हम देखते हैं कि जो शूद्र है वो अभी वर्ण सिस्टम का हिस्सा नहीं हुआ था। अब लेटर वैदिक पीरियड में चूंकि बहुत ज़्यादा इसका कंटेंट है तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं। लेटर वैदिक में दोस्तों क्या हुआ समाज में पीरियड, तो लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि वर्ण सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो गया है, मतलब पूरी तरह से डेवलप हो गया है और 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया है समाज में। और शूद्रों को दास भी कहते थे, दास या दस्यु। इस पीरियड में हम क्या देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में कि क्षत्रिय जो है वो अभी भी पावरफुल है, क्योंकि राजा जो है हालांकि उसका जो सोर्स ऑफ जो टैक्सेशन है या सोर्स ऑफ जो इनकम है वो है वॉलंटरी गिफ्ट। वॉलंटरी गिफ्ट जिसको कि अंग्रेजी में जिसको कि हिंदी में कहते हैं बाली, BALI, ये पिजांट्री के द्वारा, एक किसान के द्वारा राजा को दिया जाता था। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि कोई भी जो जमीन है वो जमीन किसकी है, पूरे कम्युनिटी की है। अगर राजा बिना कम्युनिटी को पूछे हुए किसी को जमीन दान नहीं दे सकता है, मैंने लैंड ग्रांट्स नहीं दे सकता है, मतलब कम्युनिटी का कब्जा जमीन पर था। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं, जो आज पेस्टोरल थे, माने एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे या ट्राइबल थे, वो क्या हो गया, अब उन्होंने सेट लाइफ लीड करना शुरू किया। किस इलाके में, सब सिंधु इलाके में और इसके अलावा पश्चिमी यूपी के इलाके में। तो अब यहाँ पर वो बहुत सारे विलेज में रहने लगे और खेती करना प्रारंभ कर दिया। और इसके अलावा चूँकि हालांकि वो वुडन प्लॉसेयर का इस्तेमाल करते थे और आयरन का भी उन्होंने उपयोग भरपूर इस्तेमाल करना नहीं सीखा था, इसीलिए जो एग्रीकल्चर था वो अभी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था और इसीलिए राजा का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बहुत ही लिमिटेड था। राजा को लोग बाली या टैक्स इसलिए देते थे कि लोग राजा से अपेक्षा करते थे कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और इसीलिए लोग राजा को वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से जो टैक्स दिया करते थे, जिसको बाली कहते हैं। और इस पीरियड में ब्राह्मणों का पोजीशन राजा से कम था, मतलब ब्राह्मण वाज सपोज टू सीक लाइवलीहुड फ्रॉम राजा द किंग, माने ब्राह्मण राजा से अपनी जीविकोपार्जन या जीविका का साधन मांगते पाए गए हैं। और ये हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, ऐत्रेय ब्राह्मण से। दोस्तों अभी आप जो हमारा 4-5 वीडियो है उसमें देखेंगे ब्राह्मण क्या है, एक ग्रंथ है। जो 4 वेद हैं उसके कमेंट्रीज जो हैं उसको ब्राह्मणास कहा जाता है। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, इसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ये सारे सभी वेद के अपने 2 या 3 या 1 ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कमेंट्री हैं, कमेंट्री ऑफ वेदास। जो 4 वेदा है जो हमने अभी बताया आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर ये ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होता तो आज बहुत सारे जो वैदिक जो ऋचा हैं, जो श्लोक हैं संस्कृत में, उसको हम नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उस जमाने के जो संस्कृत के जो
जो उस समय में जो लिटरेचर था उसमें आज की तारीख में बहुत ज़्यादा संशोधन हो चुका है, बहुत ज़्यादा परिष्कृत हो चुका है, और बहुत सारे वर्ड के माने हम नहीं आता है, हम नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या होगा। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो उसका कमेंट्री है उसके आधार पर हम जो वैदिक जो रचना है उसको हम सही ढंग से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण है या तैत्रेय ब्राह्मण बोलते हैं या शतपथ ब्राह्मण है, ये सारे जो किताब हैं, जो कमेंट्री ऑफ वेदा हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण से हम क्या जान समझते हैं कि ब्राह्मणों का पोजीशन इस पीरियड में लोअर देन क्षत्रिय था इन टर्म्स ऑफ, हालांकि जो वर्ण हायरार्की है उसमें उनका स्थान ऊपर है, लेकिन एज पार एज द पावर मोबिलाइजेशन कंसर्न ब्राह्मणों का काम ज़्यादा से ज़्यादा पुरोहित का काम करना था। उनको राजा की तरफ से राजा के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, जिसको अंग्रेजी में सेक्रीफाइसेस कहते हैं, उसको करना था, और उस एवज में दक्षिणा राजा से ब्राह्मण पाता था, और राजा को यजमान कहा जाता था क्योंकि वो यज्ञ का आयोजन करता था, और जो ब्राह्मण यज्ञ को संचालित करता था उसको कहते थे पुरोहित। अब ये पुरोहित वर्ड जो है बाद के वर्षों में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो गया है, डेवलप हो गया है। अब शूद्र जो है, जो कि आउट ऑफ द हायरार्की या आउट ऑफ द वर्ण सिस्टम से बाहर था, अब जो जिसको कि अधिकांश मामले में आर्जन्स उसको अनार्ज कहते थे, अब वो वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। और इसमें जो वैश्य है, वैश्य कम्युनिटी और शूद्र कम्युनिटी, खास करके वैश्यों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया, क्योंकि उनको जो काम दिया गया था वो दिया था कैटल रियरिंग का, माने पशु पालने का, पालन करने का, व्यापार का, वाणिज्य का, खेती करने का, और ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना, पढ़ाना। तो ये 6 काम ब्राह्मणों के लिए निर्धारित था। और क्षत्रिय का काम तो आप जानते ही हैं कि उनका काम था देश में माने अपने कबीलों की, अपने गांव की या अपने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था करना, बाहरी दुश्मनों से भी और आंतरिक दुश्मनों से भी। और इसके एवज में किसान, जो अधिकांश पिजांट्री जो है वो वैश्य कम्युनिटी का होता था, वो उनको टैक्स देता था। इस तरह से अभी इस पीरियड में हम देखते हैं कि विवाह पद्धति भी पूरी तरह से डेवलप हो गया। और जैसे मैंने सोशियोलॉजी क्लास में आपको कहा था कि मैरिज सिस्टम, जो हमने बहुत प्रकार के जो मैरिज सिस्टम आपको बताए थे, 8 प्रकार के, जिसमें कि 4 अप्रूव्ड बताया था, 4 डिसअप्रूव्ड बताया था। आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, जैसे ब्रह्म, आर्ष, प्रजापति, ये मैरिज सिस्टम हमने बताए थे जो अप्रूव्ड मैरिज था, और इसके अलावा डिसअप्रूव्ड मैरिज के बारे में बताया था। तो ये सारे जो विवाह सिस्टम हैं वो इस पीरियड में क्रिस्टलाइज हो गए, डेवलप हो गए। और इसके अलावा जो हमने अनुलोम और प्रतिलोम विवाह बताया था सोशियोलॉजी में, वो भी लेटर वैदिक पीरियड में पूरी तरह से डेवलप हो गया। और जिसके आप देखते हैं कि जो अनुलोम विवाह है वो क्या होता है कि जब ग्रूम जो है वो ऊंचे वर्ण का हो, मतलब ब्राह्मण हो, और ब्राइड जो हो वो ब्राह्मण से नीचे वर्ण का हो, मान लीजिए क्षत्रिय हो, तो इसको क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह। लेकिन अगर गर्ल माने ब्राइड जो है वो शूद्र हो, और या ग्रूम जो है वो शूद्र हो, सॉरी, ग्रूम शूद्र हो और ब्राइड जो हो वो वैश्य हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, तो इस हालत में क्या होगा? शादी प्रतिलोम विवाह। और धर्मशास्त्रों ने इसको पूरी तरह से प्रतिबंध किया था।
और इससे अगर मान लीजिए ये यूनियन होता है और इससे जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसको उन्होंने आउटकास्ट कर दिया, मतलब जाति से बहिष्कृत कर दिया। तो इसी से बहुत सारे मिक्स्ड क्लास, जो मैं अभी बाद में बताऊंगा, मिक्स्ड जाति का उदय हुआ हिंदुस्तान में, क्योंकि ये जाति खास करके वैश्य और शूद्रों में बहुत सारी शादियां इस पीरियड के बाद में हुई हैं, जो हम इस पीरियड कुछ दिनों के बाद। तो अब दोस्तों टॉपिक को मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं, जल्दी से जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं। पोस्ट वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं, जो इसको जिसको एज ऑफ बुद्धास भी कहते हैं, 600 BC। यहां पर हम क्या पाते हैं कि यूज ऑफ आयरन एज का इस्तेमाल हिंदुस्तान में, खास करके उत्तरी भारत में धड़ल्ले से चालू हो गया, और जो वैदिक पीपुल अभी तक वेस्टर्न यूपी के इलाके तक सिमटे हुए थे, अब वो बिहार और बंगाल के बॉर्डर तक पहुंच गए। गंगेटिक, पूरे गंगेटिक बेल्ट में उनका प्रसार हो गया, और आयरन का इस्तेमाल, लोहा का इस्तेमाल करने से उन्होंने बहुत व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई किया, जंगल को आग लगा करके खेतियों की भूमि बनाया, और उसमें चूंकि वो इलाका बहुत ज़्यादा फर्टाइल इलाका है, इसीलिए अब जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में 16 महाजनपद की स्थापना होती है, जिसके बारे में हमारा पृथक से वीडियो है, आप देखें उसको। तो अब जो हुआ वो टेरिटोरियल स्टेट्स की स्थापना हुई, जिसको महाजनपद कहते हैं हिंदुस्तान, और इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा कलिंग और की भी जानकारी हमें ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर से मिलती है। तो 2-3 और करीब 8 रिपब्लिक स्टेट की भी जानकारी हमें मिलती है। तो वो सारी डिटेल में आप उसको जरूर पढ़ें। तो दोस्तों यूज, जिसको कि आयरन एज भी कहा जाता है इस पीरियड को, तो इसमें सामाजिक बदलाव क्या आए? इसमें यह आया कि 4 वर्ण जो है, जो मैंने अभी बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वे पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गए, और इसमें वैश्यों की ताकत सबसे ज्यादा बढ़ गई। द स्ट्रेंथ ऑफ वैश्यस इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खेती का विस्तार होने के कारण से और वाणिज्य व्यवसाय का बढ़ावा होने से सबसे ज्यादा जो ताकतवर जो वर्ण इस पीरियड में हुआ वो कौन था? वैश्य। और जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, ब्राह्मणिकल ऑर्डर में क्या हम पाते हैं कि जब प्रिविलेज की बात आई थी, तो उसमें जो हमने लेटर वैदिक फेज में बताया कि ब्राह्मण का दर्जा राजा से या क्षत्रिय से नीचा था, क्योंकि ही वॉज जस्ट ए सीकर ऑफ लाइवलीहुड। अब इस पीरियड में क्या हुआ? ब्राह्मणों ने बहुत सारे ग्रंथ, धर्मशास्त्राज और धर्मसूत्राज लिखे, और उसमें उन्होंने अपने लिए बहुत सारे इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस की मांग किया। इम्यूनिटीज बाद में के वर्षों में तो ब्राह्मणों ने 18 प्रकार के जो विशेषाधिकार उन्होंने प्राप्त किए, इम्यूनिटीज गिवन टू ब्राह्मणास। तो इस तरह से जो ब्राह्मणों का जो विशेषाधिकार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जिसके कारण से समाज में तनाव व्याप्त होने लगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था उसमें आप जानते हैं स्लॉटर ऑफ एनिमल, माने जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है उसमें क्या होता है? बलि प्रदान करना, पशुओं का बलि प्रदान करना, यज्ञ करना, राजाओं के लिए यज्ञ करना, जनता के लिए यज्ञ करना, हवन करना, ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर की मूलभूत विशेषता है। अब सैकड़ों के तादाद में अगर जानवर कट रहे हैं, बलि प्रदान हो रहा है, तो उससे कृषि पर उसका बैड इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा, ब्राह्मणों ने एक धर्मसूत्रा में यह भी कहा कि सूद लेना ठीक नहीं है, तो वाणिज्य और व्यवसाय तो बिना ब्याज के चल नहीं सकता। तो यह जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था वो वैश्यों के लिए, उनके जो जिस प्रकार से उनका आर्थिक जो विकास हुआ था, जिस तरह से वो तेजी से, द्रुत गति से
आर्थिक संपन्न हुए थे आयरन एज के शुरुआत के बाद से, और उत्तर भारत में कृषि में बहुत ज़्यादा तरक्की होने के कारण से अब उन्होंने देखा कि ये जो ब्राह्मण हैं वो तो काम वाम करते नहीं हैं, विशेषाधिकार की मांग करते हैं, लैंड ग्रांट्स भी मांग करते हैं, जो कि टैक्स फ्री लैंड ग्रांट होता था राजा पर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उस पीरियड में लैंड पर या जमीन पर कब्जा कम्युनिटीज का होता था, समूह का होता था, समाज का होता था। लेकिन इस पीरियड के आते आते हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मणों ने राजा पर दबाव डाल करके बहुत सारे लैंड ग्रांट्स प्राप्त किए, और वे लैंड ग्रांट जो था वो क्या था, टैक्स फ्री लैंड। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे टैक्स फ्री लैंड और विलेज, बहुत जगह उन्होंने टैक्स फ्री विलेज भी प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो सामाजिक जो तनाव पैदा हुआ, इसके कारण से वैश्यों को ये लगा कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है वो उनके लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदुस्तान में उत्पन्न हुआ, द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और इसमें वैश्यों ने प्रचुर मात्रा में बुद्धिस्टों को, जैनों को दान दिया, उनका धर्म उत्तरोत्तर विकास करे। बहुत सारे जो वैश्य थे वो बुद्ध धर्म को, जैन धर्म को अपना लिया। हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म तो अभी खत्म हो गया, इक्का दुक्का है, लेकिन आप देखेंगे कि कर्नाटक में, गुजरात में, राजस्थान में अभी भी काफ़ी संख्या में जैन धर्म के मानने वाले हैं। और ये जो अधिकांश लोग हैं वो कौन हैं, वैश्य, दोज पर्सन्स हु आर रनिंग बिजनेस। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यापारी क्लास था, जो वैश्य अब मर्चेंट क्लास हो गया था, वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट धर्म को प्रचार प्रसार या जैन धर्म के विस्तार में अपना पूंजी लगाना शुरू किया। क्यों कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था वो उनके व्यवसाय के लिए सूटेबल नहीं हो रहा था। हालांकि इससे ब्राह्मणिकल ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौर्यों का जो किंगशिप का थ्योरी था, उसमें अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने क्या कहा है राजा के लिए, धर्म प्रवर्तक। धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक दोस्तों, धर्म की व्याख्या मैं पूर्व के सोशियोलॉजी क्लास में वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं। तो धर्म के माने आप जानते हैं, मतलब यह हुआ कि जिसका जो धर्म है, मतलब अगर वैश्य का धर्म है क्या, वाणिज्य व्यवसाय करना, खेती करना, पशु पालन करना, शूद्रों का काम है कि वो ऊपर के तीनों वर्ग का सेवा करना और साथ साथ लेबर का काम करना। तो धर्म प्रवर्तक का मतलब ये होता है कि जो वर्ण को जो काम दिया गया है उसको वो काम करे, उससे डेविएट नहीं हो। और इसीलिए कौटिल्य ने राजा को क्या कहा, धर्म प्रवर्तक, मतलब वो धर्म का ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, माने धर्म को सुरक्षा प्रदान करने वाला राजा होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि राजा जो है ना ईश्वर के अवतार हैं, जो बाद के वर्षों में हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि जो राजा होगा वो धर्म प्रवर्तक होगा, द पर्सन हु विल अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ धर्म विल बिकम किंग। तो ये धर्म प्रवर्तक। दूसरा, अशोक के पीरियड में हम क्या देखते हैं, जो 14 रॉक एडिक्ट ने अशोक ने जारी किए हैं, और जो पॉलिसी ऑफ धम्म, जो धर्म का ही अपभ्रंश है, माने करप्टेड फॉर्म है, उसमें अशोक ने 14 रॉक एडिक्ट में क्या कहा है, उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को मना कर दिया कि कोई भी बलि प्रदान नहीं होगा। क्योंकि अशोक के साम्राज्य जो है ना, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसका कि इलाका अफगानिस्तान तक फैला था, उसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न ट्राइबल कम्युनिटी उसमें निवास करते थे। समाज में टेंशन व्याप्त था, और ब्राह्मणिकल ऑर्डर में क्या हो रहा था कि बलि प्रदान धड़ल्ले से होता था, जगह जगह यज्ञ होते थे, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसके कारण से जो बुद्धिस्ट और हिंदुस्तान में ऐसे करीब 62 रिलीजियस सेक्ट समुदाय पैदा हो गए थे तो मौर्यों के पीरियड में। तो इसके कारण से दोस्तों क्या हुआ, समाज में टेंशन व्याप्त हो गया था, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे।
उस लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए उन्होंने पॉलिसी ऑफ धम्मा, जिसका वीडियो आप देखें मैंने अपलोड किया हुआ है, और पॉलिसी ऑफ धम्मा के कारण से इसमें ब्राह्मणों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर पर प्रहार किया गया है। और इसी कारण से पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने, जो एक इतिहासकार हैं, उनका यह कहना है कि जो मौर्यों का जो पतन हुआ 185 BC में, उसका एक पहला रीजन ये था कि जब पॉलिसी धम्म के नीति के कारण से व्यवहार माने इक्वालिटी ऑफ ऑल वर्णस, जो अशोक का जो धार्मिक जो नीति था, जिसमें कि सभी वर्णों के लिए कानून के समक्ष बराबर उन्होंने कर दिया कि उन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना किया, तो इससे ब्राह्मण चिढ़ गए और इस चिढ़ने के कारण से उनमें जबरदस्त असंतोष व्याप्त हुआ, क्योंकि उनको विभिन्न प्रकार के प्रिविलेज प्राप्त थे। तो उस प्रिविलेज पर, जो विशेषाधिकार पर सम्राट अशोक के द्वारा जो प्रहार किया गया, उससे बहुत सारे ब्राह्मण कुपित हो गए। और जो पुष्यमित्र सुंग था बिरसा का, जो उनका कमांडर इन चीफ था, वो खुद एक ब्राह्मण था, उसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की बड़े परेड ग्राउंड में सेना के सामने में हत्या कर दिया। और इसके बाद में हम क्या देखते हैं दोस्तों, इसके बाद के पीरियड में एक समय ऐसा आया कि पूरे भारतवर्ष में 27 से ज़्यादा, मौर्यों के पतन के बाद में 27 से ज़्यादा राजवंश के जो संस्थापक थे वो ब्राह्मण्स थे। मतलब हिंदुस्तान में ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर है वो जबरदस्त रूप से जो है उसका तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि जो पॉलिसी ऑफ धम्म है उससे समाज में जो टेंशन था उसको कम करने की कोशिश किया गया, और अशोक का जो पॉलिसी था वो था कि किसी तरह से समाज में सहिष्णुता कायम किया जाए। हालांकि उसमें वो ज़्यादा सफल नहीं हुए। और दोस्तों गुप्ता पीरियड में हम क्या देखते हैं, गुप्ता पीरियड में जो हमारा अगला टॉपिक है, 5 मिनट में हम 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, कि इस पीरियड में हम देखते हैं कि लैंड ग्रांट्स, जमीन का दान ब्राह्मणों को तो दिया ही जाने लगा, और साथ साथ जो बहुत सारे जो गुप्त वंश के जो कारिंदे थे उनको भी दिया जाने लगा। हालांकि इतिहासकारों का ये कहना है कि जो हायर जो फंक्शनरीज थे शासन में, उनको अभी भी सैलरी जो है ना कैश के रूप में दिया जाता था। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इस पीरियड आते आते हम देखते हैं कि बहुत सारे पुराण धर्मशास्त्र कलयुग की बात करते हैं। कलयुग दोस्तों सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 काल में बांटा गया है। तो कलयुग की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा इस युग में बहुत सारे वर्ण संकर मतलब मिक्स्ड कास्ट पैदा हो गए। इसका रीजन क्या हुआ कि हिंदुस्तान में हूनों के आक्रमण 100-150 वर्षों तक चलते रहे, गुप्ता वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके पहले मौर्यों के अवसान के बाद में हिंदुस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, स्काइथियंस, कुषाण, और ये सभी हिंदुस्तानी समाज में सेट हो गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये सब जो है ना धड़ल्ले से चलने लगा हिंदुस्तान में। और वर्ण सिस्टम जो है, जो 4 वर्ण का कंसेप्ट था हिंदू स्क्रिप्चर में, वो बहुत सारा लूज हो गया। जो वैश्यों को जो काम दिया गया था, जो शूद्रों को जो काम दिया गया था, दे जस्ट स्टार्टेड डेविएटिंग फ्रॉम देयर ड्यूटीज, जो असाइन ड्यूटीज है। इसी को बोलते हैं कलयुग। और वर्ण संकर का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे मिक्स्ड कास्ट, मतलब अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ऐसे शादियां धड़ल्ले से होने लगी। बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे वो हिंदू समाज में, जो मैंने आपको सोशियोलॉजी क्लास में कहा था ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, वो कास्ट में तब्दील हो गए। कुछ को राजपूत जाति में रखा गया, कुछ को शूद्र में रखा गया, कुछ ट्राइब्स ब्राह्मण हो गए। तो इस तरह से जो अपना जो हिंदुस्तानी समाज का जो एक स्टैंडर्ड था वर्ण सिस्टम, उसमें बहुत ज़्यादा वो करप्टेड हो गया। और इसीलिए जो धर्मशास्त्र में हम देखते हैं, या लॉ गिवर्स में, उस पीरियड में नारद लॉ गिवर्स है, बहुत सारे याज्ञवल्क्य, बहुत सारे जो लॉ गिवर्स है वो वर्ण संकर या कलयुग की अवधारणा करते हैं।
तो इसी से निजात पाने के लिए गुप्त वंश के राजाओं ने क्या किया, जो बहुत सारे एरियाज, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट प्रशासन था वो बहुत सीमित क्षेत्र में था, और अधिकांश जो जगह जो उनका जो प्रशासन था वो इनडायरेक्ट था, और जो ट्राइबल बेल्ट में ब्राह्मणों को धड़ल्ले से लैंड ग्रांट्स दिया गया ताकि वहाँ पर कल्टीवेशन किया जा सके, खेती योग्य भूमि बनाया जा सके, और ट्राइबल्स को या दूसरे लोगों को हिंदू धर्म में या ब्राह्मणाइज किया जा सके, और उन्हें खेती करना सिखाया जा सके, सीजन के बारे में बताया जाए, जीन्स के सीड्स के बारे में बताया जाए, ज्योतिष के ज्ञान के बारे में बताया जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे लैंड ग्रांट्स गुप्त पीरियड में ब्राह्मणों को दिया गया, और इससे जो रिवोल्ट होने का या विद्रोह होने का जो खतरा रहता था पूर्व के राजवंशों को, वो कम हो गया। तो इस पीरियड को हम प्रोटो फ्यूडल पीरियड कह सकते हैं। गुप्ता पीरियड को हम क्या कहेंगे, प्रोटो माने सामंतवाद की शुरुआत। अब इसके बाद जो लास्ट फेज होता है दोस्तों, वो है 550 एडी के बाद, पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, जिसके बारे में हम विशद रूप से आपको बता चुके हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, गुप्ता पीरियड के दौरान तो हम देखते हैं राइज ऑफ प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स, ब्राह्मण जमींदार गांव देहात क्षेत्र में हो गए। अब इसके बाद जो पोस्ट गुप्ता पीरियड हम देखते हैं उसमें क्या पाते हैं, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का उदय। और सामंतवाद का उदय क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक जो राजा के द्वारा जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे उसमें जरूर वहां के पुलिस को या सेना को यह कहा जाता था कि आप उस इलाके में ना जाएं, और टैक्स फ्री लैंड ग्रांट भी होता था जो ब्राह्मणों को दिया जाता था। लेकिन जो सरकारी अधिकारी थे उनको कैश में वेतन दिया जाता था। अब पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम क्या देखते हैं कि राजा के द्वारा अपने कारिंदे को, अपने अफसर्स को लैंड ग्रांट्स के माध्यम से सैलरी दिया जाने लगा। अब ये जो फंक्शनरी थे, सरकारी अधिकारी, ये अपने आप में धीरे धीरे ये क्या हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, जमींदार हो गए, तालुकदार हो गए। ये गांव देहातों इलाकों में ये जमींदार के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो अब राजा ने क्या किया, राजा ने जो पहले उनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता था, टैक्सेशन का पावर होता था, कर लेने की नीति होती थी, उनके करिंदे कर वसूलते थे। अब उन्होंने ये दोनों काम, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और प्लस टैक्सेशन, ये दोनों जो है वो सामंतों को दे दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे सामंत बहुत ताकतवर हो गए। और जैसे कि मैंने आपको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में बताया कि किस प्रकार से हर्षवर्धन के मृत्यु को होने के बाद में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी का उदय हुआ, और बाद में इन डायनेस्टी कमजोर पड़ने के बाद में इन्हीं के सामंतों के द्वारा स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया गया, और राजपूतों का करीब 6-7 राजपूत राजाओं का डायनेस्टी का उदय हुआ, जिसके बारे में हमारा वीडियो है, वो आप जरूर देखें, राइज ऑफ राजपूत एंड द रीजन ऑफ डिफीट अगेंस्ट टर्क्स। उसके बारे में हमने डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा और आम जनता के बीच में सामंत बीच में आ गया, और इस तरह से जो जनता है उसकी लॉयल्टी सामंतों के साथ में हो गई, फ्यूडल लॉर्ड के साथ में हो गई, फ्यूडरीज के साथ में हो गई। और इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे हमारे देश की जो मिलिट्री ताकत थी वो कमजोर पड़ गई, और इसी कारण से हम गुलाम हो गए। हम मुसलमानों के आक्रमण को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और देश लगभग 800 वर्षों तक गुलाम हो गया। तो इसके बारे में आप और डिटेल में देखें। लोगों का जो मानसिक जो विचारधारा था वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो गया। वो केवल अपने और सामंतों के बारे में ही सोचने लगे, राजा के बारे में सबने सोचना छोड़ दिया, और देश के बारे में तो लोगों ने पूरी तरह से छोड़ दिया। विदेश में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या इन्वेंशन हो रहे हैं, क्या डिस्कवरी हो रहे हैं, इसके बारे में हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से अनभिज्ञ हो गई। समुद्र जाना, पार करना एकदम पूरी तरह से मनाही हो गया। धर्मशास्त्रों ने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार करेगा तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो ये राइज ऑफ फ्यूडलिज्म जो है वो हिंदुस्तान में एक राजनीतिक रूप से अगर देखें तो एक ब्लैक चैप्टर है। तो
इस तरह से दोस्तों हमने स्टेजेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में व्याख्या करने का कोशिश किया हूँ। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक था, इसको 1 घंटे के अंदर में पूरी तरह से व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कभी एक समय होगा तो मैं फिर इस पर और डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करूँगा।